नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में हम प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। 5000 साल पहले लोग इतने बुद्धिमान कैसे थे? आज भी कुछ स्थानों पर झोपड़ियां और मिट्टी के घर देखे जा सकते हैं, लेकिन 5000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर रहने वाले इन लोगों ने 2 मंजिला इमारतों, जल निकासी व्यवस्था और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के साथ एक पूरा शहर कैसे बनाया होगा। आखिर में ये लोग क्या हो गए, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता को विशेष महत्व प्राप्त है। हजारों साल पहले आश्चर्यजनक रूप से विकसित रही यह सभ्यता 1921 के बाद बाहरी दुनिया को पता चली। पुरातात्विक खुदाई में 2 बड़े शहर सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने उनके बारे में और गहरी शोध की, जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर हुईं। उस समय के निर्माण, संस्कृति, जीवन शैली कितनी अद्भुत थी, यह पता चला। भारत के इतिहास के अध्ययन में सिंधु नदी की सभ्यता के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 1922 में सिंधु मैदानी क्षेत्र में की गई खुदाई में 2 प्राचीन महानगरों के अवशेष प्राप्त हुए। उनमें पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदारो। ये दोनों न केवल भारत के पहले नगर थे, बल्कि विश्व के प्रारंभिक नगरों में भी शामिल हैं। धरती में दबे हुए इन प्राचीन नगरों की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करने के पीछे मुख्य योगदान रहा सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, R.D. बैनर्जी और राय बहादुर दयाराम साहनी का। सिंधु घाटी सभ्यता 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अर्ली हड़प्पन फेज, जो 3300 BCE से 2600 BCE तक रहा। दूसरा है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 BCE से 1900 BCE तक चला। तीसरा है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 BCE से 1300 BCE तक रहा। लेकिन ये लोग मुख्य रूप से मैच्योर हड़प्पन फेज में ही अधिक विकसित हुए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में दयाराम साहनी और R.D. बैनर्जी ने सिंधु सभ्यता के बारे में उल्लेख किया। 1920 में ब्रिटिशों द्वारा भारत में रेलवे स्टेशन बनाते समय उन्हें एक सभ्यता से संबंधित कुछ वस्तुएं मिली। इस सभ्यता को खोजने के लिए खुदाई की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई। तब के ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने कई टीमों का गठन किया और खुदाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। उनमें पहली टीम दयाराम साहनी की थी। दयाराम साहनी की टीम ने हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई की और एक महान सभ्यता की खोज की। इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख शहर सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। पुरातत्व शास्त्रज्ञों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में खुदाई की और सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते कुछ और शहरों की भी खोज की। इन सभी शहरों में जीवन शैली और संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से मेल खाने के कारण और यह सभ्यता पहले पाई जाने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है और वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। तब इंडस घाटी सभ्यता के अलावा 3 और सभ्यताएं भी अस्तित्व में थीं। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीनी सभ्यता। हालांकि चीनी सभ्यता को हाल ही में अस्तित्व में आई सभ्यता कहा जाता है। मुख्य रूप से मिस्र, मेसोपोटामिया और इंडस घाटी सभ्यता को ही प्रमुख माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता वाले बाकी सभ्यताओं की तरह नहीं थे। इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लोग हिंसा का इस्तेमाल करके शासन करते थे। इसके अलावा इन सभ्यताओं में राजा होते थे और उनके पास महल, धर्म आदि होते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में न तो कोई राजा था और न ही कोई नेता। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि बाकी सभ्यताओं की तरह इंडस घाटी सभ्यता भी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता में प्रमुख नदियां थीं, जैसे कि सिंधु नदी, घग्गर हाकरा नदी। सिंधु नदी आज भी एक शक्तिशाली नदी के रूप में बनी हुई है, लेकिन घग्गर हाकरा नदी अधिकांशतः सूख चुकी है। हालांकि उस समय घग्गर हाकरा नदी ही इस सभ्यता के लिए सिंधु नदी से अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सिंधु नदी के मुकाबले घग्गर हाकरा नदी के पास ज्यादा लोग बसते थे। लेकिन उस समय के लोग उस शहर को 2 भागों में बांटते थे। ऊपरी भाग अपर पार्ट, निचला भाग लोअर पार्ट। ऊपरी भाग में ज्यादातर व्यापारी और अधिक कमाई करने वाले लोग रहते थे। निचले भाग में कुछ हद तक आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते थे। लेकिन उस समय जाति और धर्म के कोई भेद नहीं थे, केवल अमीर के 2 भेद थे। इस ऊपरी भाग में एक सिटाडेल नामक निर्माण होता था
और इसी सिटाडेल में सामान जमा किया जाता था। जरूरत के अनाज और खाने से जुड़ी वस्तुओं को इसी इमारत में रखा जाता था। यह इमारत थोड़ी ऊंचाई पर अलग से बनाई जाती थी। बाढ़ जैसी आपदाओं के समय भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसे अलग से ऊंचाई पर बनाते थे। ये लोग निर्माण के लिए सूखी ईंटों और पकाई गई ईंटों का उपयोग करते थे। जब हम उनके घरों को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इनके घरों में बेडरूम अलग होते थे, किचन अलग होता था और हर घर में बाथरूम भी अलग होता था। उन्होंने भूमिगत जल निकासी प्रणालियां भी बनाई थीं। ये जल निकासी प्रणालियां ईंटों और पत्थरों से बनाई गई थीं। इनकी सड़कें अधिकतर सीधी होती थीं, कुछ तो आयताकार आकार में भी होती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर घर और दुकानें होती थीं, जिन्हें पकाई हुई ईंटों की नींव पर सूखी ईंटों से बनाया जाता था। कई घरों में कुएं भी थे। घर में एक तरफ शयन कक्ष होते थे और दूसरी तरफ रसोई होती थी। रसोई में चूल्हा, अनाज और तेल रखने के लिए बड़े मिट्टी के बर्तन भी होते थे। इनका मुख्य आहार जौ और गेहूं था, जिन्हें पीसकर रोटियां बनाकर खाते थे। अनाज और केले उन्हें बहुत पसंद थे। वे मछली का मांस भी खाते थे। आंगन में रोटियां पकाने के लिए चूल्हे भी होते थे। कृषि उपकरणों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। वे खेत जोतने और गाड़ी खींचने के लिए बैलों का उपयोग करते थे। गायों को दूध के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्राम की आवश्यकताओं से अधिक सिंधु लोग अनाज उगाते थे। बचा हुआ अनाज शहरों को आपूर्ति करते थे। वे यह अनाज नगरवासियों को देकर अपने लिए जरूरी चीजें उनसे प्राप्त करते थे। सिंधु नदी क्षेत्र में ज्यादातर कपास की खेती की जाती थी, इसलिए यूनानी लोग इसे सिंधन कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास से वस्त्र बुनना आता था। सिंधु स्त्रियों और पुरुषों को आभूषणों का बहुत शौक था। वे मनकों से बने आभूषण पहनते थे। इन्हें पहले सोना और चांदी के बारे में जानकारी नहीं थी। सोना और चांदी मेसोपोटामिया और मिस्र में मिलते थे, इसलिए इनके और मेसोपोटामिया के बीच अच्छे संबंध थे। ये लोग ज्यादातर खाना उगाते थे। उस खाने को ये लोग नावों के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों को देते थे और वहां से उन्हें सोना, चांदी जैसी पसंद की चीजें मिलती थीं। इस सिंधु नदी से संबंधित महिलाएं कंगन, कड़े और हार पहनती थीं। इन हड़प्पा लोगों से जुड़ी हुई गेंदें, शतरंज जैसे खेलों की गोटियां और खिलौने मिले हैं। वे उस समय ऐसे खेल भी खेला करते थे। इन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ये लोग बकरियों, भेड़ों, सुअरों के साथ साथ बिल्लियों और कुत्तों को भी पालते थे। यातायात के लिए ऊंटों का उपयोग करते थे, लेकिन इन्हें शेर और घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ये लोग ज्यादातर मिट्टी से ही खिलौने बनाते थे। अधिकतर कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों की मूर्तियां मिट्टी से बनाते थे। हमने प्रागैतिहासिक काल के लोगों के बारे में पिछली वीडियो में जाना था। वे लोग दीवारों पर ज्यादा चित्र बनाते थे, लेकिन ये लोग बर्तनों पर ज्यादा चित्र बनाते थे। ये लोग ज्यादातर बैलगाड़ियों और नावों के जरिए परिवहन करते थे। अधिकतर तांबे की चीजें, धातु से बने बर्तन और हथियार निर्यात करते थे। उन्होंने मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पर्शिया, मेसोपोटामिया, ग्रीस और मिस्र जैसे देशों को निर्यात किया। आइए एक बार देखें कि इन्होंने कौन कौन सी खोजें की थीं। शर्ट के बटन, दांतों की ड्रिल करने की तकनीक, डेंटल ड्रिल, स्टेप वेल्स यानी कुएं में नीचे जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियां। हड़प्पा काल से जुड़ी कुछ वस्तुएं मिली हैं। उन पर कुछ चिन्हों के साथ कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने ज्यादातर जानवरों के प्रतीकों का उपयोग किया। बहुत लोगों ने इन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इनकी भाषा को सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। हम जब कुछ लिखते हैं तो बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर खत्म करते हैं, लेकिन ये लोग कैसे लिखते थे पता है? पहले पंक्ति को हमारी तरह बाईं ओर से शुरू करते थे और दाईं ओर खत्म करते थे। फिर अगली पंक्ति को दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर खत्म करते थे। इसी को इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रेट बाथ। यह एक स्विमिंग पूल है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर होती है। इस स्विमिंग पूल से पानी बाहर न जाए, इसके लिए प्राकृतिक तार का उपयोग किया गया था। इस ग्रेट बाथ में दोनों ओर से अंदर आने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इस ग्रेट बाथ के पूर्वी भाग में कई कमरे हैं। उन कमरों में से एक कमरे के अंदर एक बड़ा कुआं है। उसी कुएं से ग्रेट बाथ को पानी की आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वहां मंदिर नहीं थे। हड़प्पा लोगों से जुड़े कोई धार्मिक प्रमाण नहीं मिले हैं। इनका मुख्य देवता पशुपति महादेव था। उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। उस मूर्ति के चारों ओर 4 जानवर हैं, भैंस, हाथी, गैंडा और बाघ। उसके पैरों के पास 2 हिरण भी हैं।
इनका आराध्य देवी अम्मा माता मातृ देवी थी। ये सभी लोग इन दोनों देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा धार्मिक से जुड़ी कोई भी वस्तुएं या मंदिर आदि किसी भी हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। इन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास था और भूत प्रेतों पर भी विश्वास था। अब आइए एक बार देखें कि इस सभ्यता से जुड़े प्रमाण कहां-कहां मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा स्थल से संबंधित सैंडस्टोन की मानव की मूर्तियां, गृहणियां, ग्रैनरीज, बुल्ला कार्ड्स मिली हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब में लारखंड जिला में मोहनजोदड़ो से संबंधित ग्रेट बाथ, गृहिणी, कांसे की डांसिंग गर्ल, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति और बुने हुए कपास के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा सिंधु लोग मृतकों को दफनाते थे। कुछ मृत शरीरों को शवपेटी में रखकर दफनाते थे। इस समाधि में गहनों को भी दफनाते थे। हड़प्पा लोग यह विश्वास करते थे कि परलोक जीवन होता है। हालांकि इस सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यनों ने इन पर युद्ध करके इनका अंत कर दिया, लेकिन उस क्षेत्र में युद्ध से संबंधित कोई भी वस्तुएं नहीं मिली। हालांकि भूकंप और बाढ़ के कारण सिंधु लोग नष्ट हो सकते थे। भयंकर संक्रामक रोगों के कारण जनसंख्या का विनाश भी हुआ हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हरी भरी जमीन भी रेगिस्तान में बदल सकती थी। खाने की कमी के कारण वे कहीं और भी पलायन कर गए हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि क्या हुआ। इस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आर्यंस, वैदिक पीरियड यानी वेदों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।